दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अ, कोचिंग यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस मौके पर उन्होंने मुझे एक सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। और उसके साथ साथ इस चीज के लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि पर्यावरण संकट के इस बढ़ते हुए दौर में उन्होंने ग्रीन लिटरेचर या हरित साहित्य जैसी चीज पर एक लंबी विचार विमर्श की जरूरत समझी। मैं आपको सच बताऊं, जब मेरे पास यह न्योता आया तब तक मैंने हरित साहित्य के संबंध में कुछ भी अलग से पढ़ा नहीं था। कहानियां पढ़ी थी, उपन्यास पढ़े थे, साहित्य की समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार करता रहा हूं, इसलिए बहुत तरह की चीजें मेरी निगाह से गुजरती रहती हैं। लेकिन पूंजीवाद द्वारा जो पर्यावरण का संकट पैदा किया गया है, उस संकट को साहित्य कैसे एड्रेस कर रहा है, उसको कैसे संबोधित कर रहा है, और उस संकट के प्रति लोगों को सेंसिटाइज करने में, उन्हें संवेदनशील बनाने में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रश्न पर मैंने अलग से विचार नहीं किया था। तो मैं सबसे अधिक आभारी तो इसके लिए हूं कि मुझे एक नए विषय की तरफ आपने मोड़ा और मेरी दिलचस्पी जगाई, और संभवतः इस दिलचस्पी जागने के नतीजे के तौर पर मैं आगे कुछ महत्वपूर्ण काम इस दिशा में करने की कोशिश करूंगा। मेरा विषय तो हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी पे ही लंबे समय से मैं लिखता पढ़ता रहा हूं, और हिंदी कहानी के संदर्भ में जो टॉपिक खास तौर से इस सत्र के लिए रखा गया है वह पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध है, डिसेंटिंग कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल मोड ऑफ डेवलपमेंट, जिससे हिंदी में हम पूंजीवादी विकास भी कह सकते हैं और पूंजी हितैषी विकास भी कह सकते हैं। ऐसा विकास या विकास का ऐसा मॉडल जो लगातार पूंजी के हित में रहता है, और चूंकि वह पूंजी के हित में है, इसलिए बहुत सारे अन्य हितों की बलि चढ़ाने को तत्पर और तैयार रहता है। आप दोस्तों जानते हैं, चूंकि आप इस विषय पर संभवतः एक दिन या दो दिन पहले से ही विचार कर रहे हैं, इसलिए आपने इस संदर्भ में कई पहलुओं को देखा होगा। मैं हिंदी कहानी पर आने से पहले उन्हीं की एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश करूंगा। ये जो जिसे मैं पूंजी हितैषी विकास कह रहा हूं, इसको सबसे पहले संभवतः मार्क्स ने ही चिन्हित किया था। उसके पहले जो क्लासिकी अर्थशास्त्र है, उसने निश्चित रूप से उसकी कुछ बहुत बुनियादी विशेषताओं को पकड़ा था, लेकिन उस क्लासिकी अर्थशास्त्र की मुख्य रूप से मान्यता यह थी कि पूंजीवाद मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक संकल्प लेकर चल रहा है। मार्क्स ने संभवतः पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का संकल्प उसकी चालक शक्ति नहीं है। पूंजीवाद की चालक शक्ति पूंजी के स्वप्रसार की अगाध भूख है। पूंजी अपना सेल्फ एक्सपेंशन करना चाहती है, स्वप्रसार करना चाहती है, और इसकी एक अगाध भूख है जो पूंजीवाद को लगातार नए उत्पादन साधनों की ओर या उत्पादन साधनों के परिष्कार की ओर ले जाती है, प्रतियोगिता में मुब्तिला रखती है, नए तरीके से चीजों को मुनाफा देने के लायक बनाने की कोशिश में लगाए रखती है। और इसके लिए वो फिर अपने रास्ते की किसी भी चीज को, किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नतीजा ये है कि अगर इतिहास के एक दौर में यह पूंजीवादी उत्पादन पद्धति मनुष्यता के लिए बहुत जरूरी साबित हुई और उपयोगी साबित हुई, क्योंकि उसने उत्पादकता को एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने में योगदान दिया, और उससे सचमुच मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा, तो वही आगे चलकर उस मनुष्यता के सबसे बड़े संकटों का भी कारण बना।
मार्क्स की वो प्रसिद्ध पंक्तियां संभवतः आपके सामने कई बार उद्धृत की गई होंगी, संचय करो, संचय करो। पूंजीपति के लिए ईसा और मूसा का यही एकमात्र संदेश है। ईसा और मूसा सबका यही संदेश है, संचय करो, संचय करो। ये संचय क्या है, एक्यूमुलेशन क्या है? वो पूंजी जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करती है, जो सरप्लस पैदा करती है, जिसको हम मुनाफे के रूप में जानते हैं, उस मुनाफे के एक हिस्से को फिर पूंजी में तब्दील करती है। और इससे जो वर्धित पूंजी है, बढ़ी हुई पूंजी है, वह फिर बाजार में जाकर सरप्लस पैदा करती है और फिर सरप्लस के एक हिस्से को वह पूंजी के रूप में तब्दील करती है। तो पूंजी लगातार अपने को बढ़ा रही है, और किस चीज के जरिए बढ़ा रही है? वह संचय के जरिए बढ़ा रही है, एक्यूमुलेशन के जरिए। और यह संचय कोई साधन नहीं रह जाता, वो अंततः साध्य बन जाता है। लगता है संचय के लिए ही संचय किया जा रहा है, उत्पादन के लिए ही उत्पादन किया जा रहा है। तो अधिक उत्पादन की महामारी, जैसा मार्क्स ने कहा, पूंजीवाद के युग से पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो अधिक उत्पादन की महामारी आपको पूंजीवाद में ही दिखलाई पड़ी। और यह जो प्रवृत्ति है, स्वप्रसार की चाह, ये अंततः मनुष्य समाज से और प्रकृति से, पर्यावरण से अपनी कीमत वसूलती है। पॉल एम स्वीजी ने जो मार्क्सवादी नजरिया है प्रकृति को लेकर, और जिसकी वजह से पूंजीवाद को हम पर्यावरण के लिए एक बड़े संकट के रूप में पाते हैं, उसके संबंध में एक बहुत ही सटीक पैराग्राफ लिखा है। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है आपके लिए। आप चाहेंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि ये अनुवाद ज्यादा मुश्किल है और अंग्रेजी में इसको समझना ज्यादा आसान हो, तो मैं आपके लिए वो अंग्रेजी हिस्सा भी पढ़कर सुना दूंगा। मैं फिलहाल उसका हिंदी अनुवाद अपनी ओर से किया हुआ पढ़ रहा हूं। और ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उन बातों को संभवतः यहां बेहतर तरीके से कहा गया है। और वो सूत्रीकरण जो पॉल एम स्वीजी के इस पैराग्राफ में आता है, वो सूत्रीकरण अपने आप में मुकम्मल है, और जो इसी पर जाकर समाप्त होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ यह पूंजीवादी विकास क्या कर रहा है। आप इस अंश को सुनिए। पूंजी संचय की यही मनोग्रस्ति या जुनून है जो पूंजीवाद को मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सरल व्यवस्था, जैसा कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स इसे चित्रित करता है, से अलग करती है। और पूंजी संचय के मकसद से चालित यह व्यवस्था कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा परिवर्तनशील बनी रहती है। उत्पादन और वितरण के पुराने तरीकों को खारिज करती है और नए तरीकों को अपनाती रहती है, नए हलके खोलती है या नए इलाके, नए क्षेत्र खोलती है। ऐसे समाजों को अपने उद्देश्य के लिए शिकार बनाती रहती है जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। इस अनथक नवाचार और विस्तार की प्रक्रिया में लिप्त यह व्यवस्था अपने लाभार्थियों को भी कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है अगर वे इसके रास्ते में आते हैं या सड़क से लुढ़क जाते हैं। जहां तक प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध है, पूंजीवाद इसे लुत्फ उठाने और आस्वाद लेने की चीज नहीं मानता, बल्कि इसे मुनाफा बनाने और इस तरह और अधिक पूंजी संचय के महान लक्ष्य के साधन के रूप में देखता है। यानी मुनाफा बनाने के साधन और इस तरह और अधिक पूंजी संचय के साधन के रूप में देखता है। यह जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति पूंजीवाद का रवैया है कि वह किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ मुनाफा कमाने के एक साधन के रूप में महत्व रखती है। और मुनाफा क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक एक्यूमुलेशन की तरफ ले जाएगा और अधिक पूंजी संचय में सक्षम बनाएगा। ये चीज प्रकृति से बहुत बड़ी कीमत वसूलती है। एक लेखक हैं जो फ्रेड मैडगॉफ और जॉन फॉस्टर, जिन्होंने एक पुस्तिका लिखी है, वो मंथली रिव्यू से प्रकाशित है और मुझे इंटरनेट पर मिली।
व्हाट एवरी फंडामेंटलिस्ट शुड नो अबाउट मार्क्सिज्म, अबाउट कैपिटलिज्म, उसमें वो पूंजीवाद के विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ साथ 6 ऐसी चीजें रेखांकित करते हैं पॉइंट वाइज, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वो पूंजीवाद द्वारा लाई गई समृद्धि के बरखिलाफ उसे एक बेहद नुकसानदेह व्यवस्था के रूप में हमारे सामने रखते हैं। वो 6 हैं। नंबर 1, आय और संपदा का ध्रुवीकरण, जिसमें एक तरफ संपदा संचित होती जाती है, दूसरी तरफ दरिद्रता। आप जानते हैं कि इस चीज को हमारे देश में खासतौर से उदारीकरण लागू होने के यानी 1991 के बाद के वर्षों में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिखलाया है कि किस तरह ये गैप लगातार बढ़ता गया है, अमीर और अमीर होते गए हैं और गरीब होते गए हैं। पिकेटी और चांसल का एक आंकड़ा मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 1981 में जो इस देश के ऊपर का 1% तबका था, उसके पास देश की कुल आय का 6% था। 2011 में देश का ऊपरी यह जो 1% तबका है, उसके पास कुल आय का 22% हिस्सा था। तो ये अंतर का बढ़ना बड़ा ही भयावह है। और प्रभात पटनायक ने इसी को उदाहरण के रूप में सामने रखते हुए ये बताया है कि 2011 पर आकर ये आंकड़े खत्म इसलिए हो जाते हैं कि 2015-16 में जो एनएसएस का लार्ज सर्वे ईयर है, उस बार जो आंकड़े आए वो तो इतने भयानक थे कि मौजूदा केंद्र सरकार ने उन आंकड़ों को दबा दिया। और आपको याद है ये 2015-16 के जो आंकड़े थे वो सामने नहीं आ पाए और उसमें से लीक हो गई कुछ चीजें सामने आई जो कि कुछ बड़े खुलासा करने वाले अखबारों में छपी। बहरहाल, दूसरा वो बताते हैं बेरोजगारों या अर्ध बेरोजगारों की एक रिजर्व आर्मी। तीसरा, समय समय पर आने वाले आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। चौथा, भारी कीमतों का बाह्यीकरण, एक्सटर्नलाइजेशन, जिससे वे कीमतें समाज और पर्यावरण को चुकानी पड़ती। पांचवा, युद्ध और साम्राज्यवाद। और छठा, असंख्य व्यक्तियों की क्षमताओं की बर्बादी। ये जो पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बताया, भारी कीमतों की का बाह्यीकरण, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स। ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स क्या है? इसकी बहुत सरल परिभाषा है। एक्सटर्नलाइज्ड कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट समवन एल्स पेज। वो प्रोडक्शन कॉस्ट का ऐसा हिस्सा है जिसको कोई और पे करता है। किसी चीज की कीमत कम है, कीमत यानी मूल्य, जो बाजार में वो बेचा जा रहा है तो उस समय मूल्य यानी कुल मिलाकर के उसकी लागत बहुत कम पड़ी है, लेकिन उस लागत में उन चीजों को छोड़ दिया गया है जो चीजें आखिरकार यह समाज चुकता कर रहा है। अगर कोयले से ऊर्जा पैदा होती है तो कोयले की ऊर्जा आप जानते हैं कि तमाम ऊर्जा के अन्य रूपों के मुकाबले चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है कोयला। अब यह जो चीप सोर्स है, यह चीप क्यों है? इसलिए कि उसके उत्पादन में खनन के कारण, माइनिंग के कारण जिन इलाकों का पर्यावरणीय संतुलन खराब हुआ, जितने बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, उस खनन से जो बीमारियां पैदा हुई, उन बीमारियों के शिकार होकर जितने लोग मरे, उसके कारण पानी गंदला होने से मनुष्यों पर और पानी में रहने वाले जलचरों पर जो असर पड़ा, इन सारी चीजों की कीमत कोयले के उत्पादन में और कोयले से बनने वाली बिजली के उत्पादन में नहीं जोड़ी गई, यानी ये कीमत किसी और ने चुकाई। ये है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इस पूंजीवाद में एक बड़े पैमाने पर एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉस्ट है और पर्यावरण का नुकसान असल में इसी एक्सटर्नलाइजेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। कीमतों का ये जो या लागत मूल्य का यह जो बाह्यीकरण है, यही पर्यावरण के नुकसान के रूप में हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, ये मोटी बातें हैं जो
हिंदी कहानी से सीधे ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन कम से कम हमारे विषय से ताल्लुक रखती हैं। मैं हिंदी कहानी पर जब बात शुरू करूंगा, तो मैं कोई सर्वे आपके सामने पेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सर्वे पेश करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आपको 25-50 कहानियों के नाम बता दूं और उन कहानियों के बारे में 1-2 लाइन में कुछ कह दूं, तो असल में इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। नहीं, उससे यह साबित होता है कि इतनी ही कहानियां हैं। आप दरअसल इस विषय पर जब भी कुछ करना चाहेंगे, आपको खुद कहानियां ढूंढनी पड़ेंगी और अपनी ओर से उन कहानियों के बारे में नए सिरे से विचार करना होगा। तो इसीलिए मैं कुछ ही कहानियां उठाऊंगा, उन कहानियों का थोड़ा गहरा, थोड़ा लंबा विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 श्रेणियां बनाऊंगा कहानियों की। पहली श्रेणी उन कहानियों की है जो मेरे सत्र के विषय से भी ताल्लुक रखती हैं और इस एफडीपी की जो केंद्रीय थीम है उससे भी ताल्लुक रखती हैं, यानी जिनमें पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध करते हुए पर्यावरण के पक्ष को सामने लाने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि पूंजीवादी विकास का विरोध, प्रतिरोध या उसकी मुखालफत करने के लिए पर्यावरण के पक्ष को सामने लाना हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ मानवीय समाज, मानवीय संबंध जैसी चीजों पर कोई कहानी फोकस्ड रह जाए, और कहानी तो एक छोटी विधा है, वो तो वैसे भी कई पक्षों को समेटने वाली विधा है नहीं। तो ये बिल्कुल संभव है कि पर्यावरण का पक्ष कहानी में ना आए। मैं पहली श्रेणी में वैसी कहानियों को नहीं रख रहा हूं। मैं पहली श्रेणी में ऐसी कहानियों को ही रखूंगा जिनमें हमारे सत्र का विषय जो है उसको भी संबोधित करने की क्षमता है और उसको पर्यावरण के एंगल से संबोधित करने की क्षमता है। जाहिर सी बात है कि इसमें मैं ऐसी कहानियों को शामिल नहीं करूंगा जो हमारे पर्यावरण के खराब होते जाने के पक्ष की ओर अपने पाठक को संवेदित तो करती हैं, लेकिन जिनमें पूंजीवादी विकास का कोई क्रिटिक उभर कर नहीं आता। यानी जिनमें पढ़ने वाले के सामने कुछ ऐसा नहीं आता जिसके आधार पर वो कह सके कि पर्यावरण के इस बिगाड़ के पीछे मनुष्य की लापरवाही है सिर्फ, या यह पूंजीवादी विकास का संकट है। तो मैं ऐसी कहानियों को ही सामने रखूंगा, उनको ही उदाहरण बनाऊंगा जिनमें वो पूंजीवादी विकास के संकट के रूप में सामने आए। वो सिर्फ मनुष्य की लापरवाही या मनुष्य की असंवेदनशीलता की कहानी नहीं। ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कि आप पाएंगे कि पक्षियों के गायब हो जाने के या हरियाली के गायब हो जाने की चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन उसके कारणों की कोई ऐसी पड़ताल नहीं है। कारणों की पड़ताल न होने से या कारण के रूप में पूंजीवादी विकास के मॉडल को चिन्हित न किए जाने से कोई कहानी खराब नहीं हो जाती। हो सकता है उस कहानी ने अपना दायरा ही वहीं तक तय किया हो और जो बात वो कहानी कह रही है उस बात को बहुत ठोस तरीके से कह रही हो, लेकिन वो फिलहाल हमारे मतलब की नहीं। जो दूसरी श्रेणी होगी मेरी, वो ऐसी कहानियों की होगी जो मेरे सत्र के विषय से तो जुड़ती हैं, पर इस एफडीपी के मूल थीम से नहीं जुड़ती। यानी जिनमें पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध तो आपको दिखलाई पड़ता है, और वह पर्यावरण के कोण से, पर्यावरण के एंगल से दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसी कहानियां भी मेरे विषय के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि मेरे विषय में यह बाध्यता नहीं है कि मैं उसमें सिर्फ ग्रीन लिटरेचर को ही शामिल करूं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां अगर पर्यावरण का प्रश्न नहीं भी उठा रही हैं, तो उनमें वो पर्यावरणीय प्रश्न व्यंजित हैं, वो उसमें व्यंजित है। आप व्यंजन शब्द शक्ति को जानते हैं, बिना कहे भी कुछ चीजें कही जाती हैं। तो ये संभव है कि उस कहानी में या वैसी कहानियों में
वो पक्ष व्यंजित हो। इन दूसरी तरह की कहानियों को मैं सामने रखूंगा दूसरे दूसरे मतलब अपने बाद के हिस्से में। जाहिर सी बात है कि पहले हिस्से में मैं उन्हीं कहानियों पर केंद्रित रहना चाहता हूं जिनमें पर्यावरण का संकट भी है और उसके माध्यम से पूंजीवादी विकास की मुखालफत की गई है या पूंजी हितैषी विकास का क्रिटिक पेश किया गया है। इस श्रेणी में जो एक बात उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, ये जो विषय है पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध और वह भी पर्यावरण के एंगल से, ये अपने आप में कहानियों में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ये उपन्यासों में ज्यादा मिलेगा, हिंदी उपन्यासों में ये अधिक मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उपन्यास आमतौर पर जीवन के कई पक्षों को समेटने की कोशिश करते हैं और उसमें एक ये हिस्सा भी एड्रेस हो जाता है। कहानी का अपना ढांचा कुछ ऐसा रहा है कि जब तक कहानी अपने क्लासिकी ढांचे को तोड़कर न निकलती, तब तक वो इस तरह के प्रश्नों के लिए गुंजाइश नहीं बना सकती थी अपने कलेवर के भीतर। इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये आमतौर पर पिछली शताब्दी के आखिरी दशक की कहानियां हैं या नई सदी की कहानियां हैं, सन 2000 के बाद की कहानियां हैं, जिनमें कि इस तरह के सवालों को संबोधित किया गया है। और मैं उनका विवेचन करते हुए आपको यह भी दिखलाने की कोशिश करूंगा कि यह कहानी की संरचना में आए हुए बदलाव के बाद ही संभव हो पाया है। ये निश्चित रूप से ये एक 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 नए तरीके से प्रकृति के और पर्यावरण के सवाल को देखने के प्रति जो सजगता आई है, जो कॉन्शियसनेस आई है, उस कॉन्शियसनेस के कारण भी हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ वह इस कारण भी हुआ है कि कहानी ने अपने ढांचे को बदला है और उस ढांचे में यह गुंजाइश बनाई है कि अपने समय के सवालों को बड़े स्तर पर जाकर संबोधित कर पाए। कैसे, ये मैं आऊंगा, जब कहानियों पर बात करूंगा तो उस पर चर्चा होगी। इस श्रेणी में मैंने जो पहली श्रेणी है, इसमें मैंने पंकज मित्र की कहानी सेंद्रा, बोनसाई और बिनपानी.com, इन 3 कहानियों को रखा है। मनोज पांडे की कहानी मनोज कुमार पांडे की कहानी पानी को मैंने रखा है। उदय प्रकाश की मैंगो सिल को रखा है और संदीप मील की कोकिला शास्त्र को। जो दूसरी श्रेणी है जिसके बारे में मैंने कहा कि उसमें पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध पर्यावरण के एंगल से नहीं मिलेगा, लेकिन उस पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध है, उसमें अनिल यादव की कहानी नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, योगेंद्र आहूजा की कहानी खाना, मनोज रूपड़ा की रद्दो बदल और चंदन पांडे की जमीन अपनी तो थी। मैं इन्हीं सीमित कहानियों के आधार पर बात करना चाहता हूं। कहानियों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का मुख्य स्वर रहा है, वह मुख्य स्वर व्यवस्था विरोधी स्वर है। और व्यवस्था विरोधी स्वर होने का मतलब है कि पूंजीवादी विकास के प्रतिरोध में भी कहानियां बड़ी संख्या में आपको मिल जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिर्फ पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध मेरे लिए नाकाफी था और मैंने उसको उस श्रेणी में रखा है जिस श्रेणी को मैं बाद में विश्लेषण के लिए उठाऊंगा। और पर्यावरण के एंगल से जो प्रतिरोध किया गया है वो मेरे लिए प्राथमिक था और उस दृष्टि से कहानियों की संख्या कम है। तो अभी जब मैं आपसे कह रहा था कि असल में ये बहुत बाद की हिंदी कहानियों में, यानी पिछले 3 दशकों की हिंदी कहानियों में ही क्यों दिखलाई पड़ पाता है बड़े पैमाने पर, उसका कारण यह है कि कहानी का ढांचा, उसकी संरचना बदली है। तो संरचना है क्या जो बदल गई?
आप जानते हैं कि जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं, उसमें आमतौर पर एक फोकस्ड कथा होती है। कथा यानी घटनाओं की एक सार्थक श्रृंखला। यह जो घटनाओं की सार्थक श्रृंखला है, ये जब भटकती नहीं है कई दिशाओं में, वो बिल्कुल फोकस्ड होती है, तो उससे कहानी बनती है। और घटनाओं की वही सार्थक श्रृंखला अगर कई दिशाओं में भटकती हुई, कई तरफ अपना प्रकाश फेंकती है, यानी उसमें आधिकारिक और प्रासंगिक कथाएं सब होती हैं, और थोड़े बड़े फलक पर अपने समय को पकड़ने की कोशिश होती है, तो हम उसको उपन्यास कहते हैं। अब कहानी में यह जो घटनाओं की सार्थक श्रृंखला है, इसमें आप पाएंगे कि एक खास तरीके से उसमें एक संयोजन ढूंढा जा सकता है। मैंने अपनी ओर से जो कहानी की संरचना के बारे में विचार किया है, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि कहानी को आप मोटे तौर पर इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि वह कथा जोड़ प्रस्तुति है। कथा कैसी होगी, इसका सवाल जाहिर है वही उपन्यास से अलग करेगा कहानी को, लेकिन फिलहाल आप कहें कथा और प्रस्तुति। और इस कथा में, जिसको हम कथा कह रहे हैं, वो कथा असल में इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंट्स, इनका एक समुच्चय है। तो आप किसी भी कहानी को जब पढ़ते हैं, तो आपके सामने उसकी प्रस्तुति होती है। आप कहानी की घटनाओं को एक खास तरह के सिलसिले में, एक विशेष तरह की भाषा में, एक खास तरह की शैली में निबद्ध पाते हैं अपने सामने। लेकिन आप वही जब किसी और को सुना रहे होंगे, जैसे मैं अभी आपको कई कहानियां सुनाऊंगा, तो असल में आप उसकी कथा सुना रहे होते हैं, आप उसकी प्रस्तुति तो सुना नहीं रहे होते, क्योंकि प्रस्तुति तो स्वयं कहानी है। यानी आप बताते हैं कि घटना क्या हो रही है, किन पात्रों के बीच हो रही है, कहां पर हो रही है। तो यही इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस, इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस को मिलाकर बनी कथा। और इस कथा को पेश करने का एक खास तरह का तरीका होगा, भाषा होगी, ये सब मिलकर बने प्रस्तुति। तो प्रस्तुति के अंतर्गत आप उन्हीं चीजों को देखते हैं जो कि असल में आपके सामने तैयार शुदा कहानी के आने के बाद उसमें से कथा को घटा देने पर बचती। आपके सामने एक कहानी है, उसमें से कथा को घटा दें, कथा का मतलब हो गया इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस को माइनस कर दें, तो जो तत्व बचे रह गए वो प्रस्तुति के तत्व हैं। अब ये जो कथा जिसको मैंने कहा, जो कि इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस का समुच्चय है, इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है परिणति पक्ष और दूसरा है प्रक्रिया पक्ष। परिणति पक्ष का मतलब ये हुआ कि आमतौर पर आप एक शॉर्ट स्टोरी में ये देखते हैं कि कोई एक क्राइसिस आया, उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और ये मैं बिल्कुल क्लासिक उसका ढांचा बता रहा हूं। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और वह कॉन्फ्लिक्ट एक चरम बिंदु पर, एक क्लाइमेक्स पर पहुंचा, और उसके बाद कहानी का अंत हुआ। तो घटनाओं की एक मोटी मोटी श्रृंखला जो किसी निश्चित परिणति तक, किसी निश्चित परिणाम तक, किसी निश्चित नतीजे तक पहुंच रही है, उसको मैं परिणति पक्ष कहता हूं। और दूसरा है प्रक्रिया पक्ष। क्राइसिस जहां से शुरू हुआ और जिस परिणति तक पहुंचा, उसके बीच की यात्रा में बहुत कुछ है जिसको रचनाकार समेट सकता है, और उसको मैं प्रक्रिया पक्ष कहता हूं। असल में कहानी के पूरे विकास यात्रा में आप ये देखेंगे कि यह परिणति पक्ष और प्रक्रिया पक्ष का बदलता हुआ अनुपात है, जो अलग अलग दौर की कहानियों में दिखलाई पड़ता है। मिसाल के लिए आप प्रेमचंद या मंटो, उर्दू के बहुत बड़े कहानीकार, अफसाना निगार, उनकी कहानियों को देखें तो आप पाएंगे कि वो मूलतः परिणति पक्ष की कहानियां हैं। यानी उनमें प्रक्रिया पक्ष न हो, ये तो हो नहीं सकता, प्रक्रिया पक्ष को तो होना ही होना है कहानी में।
प्रस्तुति की दृष्टि से वो एक खास तरह की प्रस्तुति उनकी होगी ही, पर उनमें जो मुख्य बात है वो है उसका परिणति पक्ष। और इसीलिए आप प्रेमचंद और मंटो की कहानियों को बड़ी आसानी से सुना सकते हैं, बहुत संक्षेप में सुना सकते हैं। और उसके तुरंत बाद की कहानियों को आप देखें, जो हिंदी में नई कहानी के दौर के रूप में जानी जाती है, तो आप पाएंगे कि वहां कहानी का प्रक्रिया पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, परिणति पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। होगा तो जरूर होगा, कहानी कहीं ना कहीं पहुंचती होगी, लेकिन वो जहां पहुंचती है वहां पहुंचना कोई खास मायने नहीं रखता है। यानी कहानी की जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा में ही आप आनंद लें, और आप उस प्रक्रिया की बारीकियों को, उसके डिटेल्स को सुनते, हृदयंगम करते, अनुभव करते हुए कहानी का आस्वादन करते हैं। ये नई कहानी के दौर में हुआ, लेकिन हिंदी में आप पाएंगे कि 90 के दशक से या लेट 80s से ऐसी कहानियां बहुत सामने आई जिनमें परिणति पक्ष भी महत्वपूर्ण था और प्रक्रिया पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण था, और यह प्रक्रिया पक्ष बहुत ही विस्तृत हो गया। अब मैं आपके सामने पंकज मित्र की कहानी सेंद्रा के बारे में सुनाऊंगा, उसका सार संक्षेप रखूंगा, और उसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे इस कहानी के का जो सार मैं पेश कर रहा हूं, कथा सार, उसमें इस कहानी की आत्मा ही छूट गई है। और वह आत्मा असल में पूंजीवादी विकास से पर्यावरण के साथ जो कुछ हो रहा है, और पर्यावरण के साथ होने से मनुष्य समाज के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको एड्रेस करती है वो कहानी, लेकिन अपने प्रक्रिया पक्ष से एड्रेस करती है। अगर मैं उसके परिणति पक्ष को ध्यान में रखते हुए कहानी का सार संक्षेप आपके सामने पेश करूं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी कहानी ने जिस समय अपने ढांचे को बदला, या नई जरूरतों के तहत अपने ढांचे को बदलने की का दबाव अनुभव किया, उस समय से हिंदी कहानी में पर्यावरण जैसे सवालों को, और इसके साथ साथ कई और सवालों को संबोधित करने की क्षमता पैदा हुई। अगर ये ना होता, तो जिसको हम परिणति पक्ष कहते हैं, उसकी कहानियों के रूप में पर्यावरण संकट को, और वो भी किसी पूंजीवादी विकास मॉडल के नतीजे के रूप में पर्यावरण संकट को पेश करना, यह कहानी के कलेवर में संभव नहीं था। यानी कहानी के कलेवर में यह हो नहीं सकता था कि आप किसी एक बिल्कुल फोकस्ड घटना को उठाकर उसको एक चरम परिणति तक पहुंचता हुआ दिखलाएं, और उसके माध्यम से ऐसे किसी सवाल को एड्रेस कर दें जो पूंजीवादी विकास मॉडल के परिणाम के रूप में पर्यावरण संकट को हमारे सामने एक एक बहुत ही सुस्पष्ट रूप में खोल देता। यह संभव नहीं था। मैंने आपके सामने जिस कहानी का नाम लिया, सेंद्रा, यह सेंद्रा पंकज मित्र की कहानी है। पंकज मित्र एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, इस 90 के दशक में उभरे हुए, और शुरू से उनकी कहानियों में कुछ सवालों को लेकर बहुत ही स्पष्ट सजगता दिखलाई पड़ती है। उनमें, उन सवालों में से एक सवाल पर्यावरण का सवाल भी है, लेकिन वो सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं। जो सेंद्रा कहानी है, सेंद्रा का मतलब होता है शिकार, आखेट। आपको मृणाल सेन की फिल्म मृगया याद होगी, अगर वो हिंदी में बनी हुई फिल्म है, और मृगया का भी मतलब होता है आखेट, शिकार। तो सेंद्रा झारखंड की भाषा का, संभवतः संथाली भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है शिकार। तो पूरी कहानी जैसे यह बताने की कोशिश करती है कि कैसे यह राष्ट्र राज्य पूंजीपतियों की सेवा के लिए इस देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े किस्म के लोगों का शिकार करता है। ये आदिवासी जो
बहुत महंगी खनिज संपदा से भरे हुए वनों में सदियों से निवास कर रहे हैं, उनको वहां से उजाड़ना, उनकी जगह पर कब्जा करना और उनके नक्सली हो जाने पर उन पर दमन करने की और अधिक कानूनी वैधता हासिल करके उनका अधिक दमन करना, ये एक तरह का शिकार है। इस सेंदरा में, इस शिकार में मारे जाते हैं जो आम आदिवासी हैं, और जो लाभार्थी होता है वह पूंजीपति होता है, जो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है राष्ट्र राज्य, उसकी पुलिस, उसकी फौज, उसके जेल खाने, उसकी अदालतें, और उसका शिकार हो रहा है आम आदमी, आदिवासी, गरीब, दलित। दिखलाई कहीं नहीं पड़ रहा जो पूंजी का स्वामी है, लेकिन ये सारा खेल उसी के लिए। अब मैं आपके सामने केवल परिणति पक्ष की दृष्टि से सेंद्रा का सार संक्षेप पेश कर रहा हूं, और मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, असल में मेरी अपनी ही किताब में जो लिखा गया है, मुझे लगा कि शायद उसे यूं ही जुबानी कहूंगा तो उतने साफ तरीके से उभर के नहीं आएगी, इसलिए जो सार संक्षेप मैंने अपने लेख में दिया था वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एक भोले भाले आदिवासी को, जो झारखंड के जंगलों में किसी एनकाउंटर के समय दोनों तरफ से चलती गोलियों से घबराकर अपनी बकरियों के साथ एक गड्ढे में छुप गया था, उसको पकड़कर पुलिस सोमरा मुंडा नामक एक विख्यात कुख्यात बागी के रूप में पेश करती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह इस बात का कोई सबूत नहीं जुटा पाती कि वो सोमरा मुंडा ही है। उसे अदालत से 15 दिन की रिमांड पर लेने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उसे जेल में रखने की ही इजाजत मांगी है। जब सबूत नहीं मिल पाते तो एक दिन यह दिखाकर कि उसके दल के लोगों ने ही कोई भेद खुलने के डर से जेल ब्रेक करके उसे मार दिया, पुलिस इस कथित सोमरा को खत्म कर देती है। उसका सिर काट कर हटा दिया गया है ताकि उसकी पहचान न हो पाए। ये कहानी का परिणति पक्ष है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने सुन और समझ लिया होगा। मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए दोहरा सकता हूं। असल में कहानी में क्या होता है, उसकी शुरुआत होती है इसी चीज से कि एक गरीब आदिवासी पकड़ा गया है, और वो पकड़ा गया है तब जब नक्सलियों और पुलिस के बीच में गोलीबारी चल रही थी। जब दोनों ओर से गोलियां चल रही थी तो वो अपनी बकरी के साथ बकरी चराने निकला हुआ था, वो एक गड्ढे में छुप गया और वहां से पुलिस ने उसको बरामद किया। और बरामद करने के बाद पुलिस ने घोषणा की कि ये सोमरा मुंडा है। सोमरा मुंडा उस इलाके में नक्सलियों का एरिया कमांडेंट या इस तरह का कोई बड़ा ओहदेदार है। मतलब ओहदेदार शब्द थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, वो कम से कम नक्सली माओवादी समूह में ऊंची जगह पे है, और उसके ऊपर इनाम भी है। पुलिस घोषणा करती है कि ये सोमरा मुंडा है, उसको पकड़ के रखा गया है। और ये अजीब सा आदमी है, गरीब गुरबा, जिसको देख के कहीं से लगता नहीं है कि ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर में दीक्षित व्यक्ति होगा। और पुलिस ने 15 दिन की रिमांड पर उसको लिया हुआ है, और अदालत से ये इजाजत ली है कि इसको जेल में ही रखा जाए, थाने पर नहीं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। और जब उससे कुछ भी नहीं उगल पाते वो इतने दिनों में, एक एक जेएनयू से पढ़कर गया हुआ नया आईपीएस ऑफिसर है, आप समझ लीजिए कि उसी के वेंटेज पॉइंट से सारी चीजें देखी जा रही। लेकिन चूंकि वो इसके मर्डर में शामिल नहीं रह सकता है, इसलिए उसको किसी खास मौके पर छुट्टी पे बाहर भेज दिया गया है। और उसके पीछे ये घटना होती है कि जो बंदा पकड़ा गया है उसकी गर्दन काट के अलग कर दी जाती है ताकि चेहरे की पहचान नहीं हो पाए। और फिर ये खबर की जाती है कि रात को जेल ब्रेक हुआ, जो माओवादी थे वो आ गए और उन्होंने कोई भेद खुलने के डर से अपने नेता सोमरा मुंडा की हत्या कर दी और उसका सिर काट के ले गए। कहानी यहां खत्म होती है। अगर कहानी सिर्फ इतनी होती
तो इसमें राष्ट्र, राज्य और उसके साथ मतलब ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, यह पूंजीपति वर्ग का स्टेट है, शासक वर्ग पूंजीपति वर्ग है। उस वर्ग की भूमिका और उस वर्ग के हित का कोई स्पष्ट रेखांकन न हो पाता। लेकिन इस परिणति पक्ष से आगे जब आप कहानी के प्रक्रिया पक्ष में उतरते हैं, जब आप देखते हैं कि कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी में बहुत कुछ है जो इस शुरुआत और अंत के बीच हो रहा है। शुरुआत एक एनकाउंटर के दौरान गड्ढे में छुपा हुआ सोमरा नाम का एक आदिवासी पकड़ा जाए, अंत वो सोमरा नाम का आदिवासी मार दिया गया क्योंकि उसके पास से कुछ मिल नहीं पाया और ये बताया गया कि उसको खुद उसके लोगों ने मारा है। इसके बीच में बहुत कुछ है जो आपके सामने बहुत अलग अलग तरह के वेंटेज पॉइंट से आता रहता है और उसी दौरान आपको यह पता चलता है कि जो सोमरा मुंडा है, जो कि बिल्कुल एक तरह का लिविंग लेजेंड बना हुआ है, उस सोमरा मुंडा के बाप को नेहरू के जमाने में अपनी जगह से विस्थापित होकर टुंगरी टाड़ पर बसना पड़ा था। यानी जिस जगह वो काम करते थे वहां से उनको हटना पड़ा। वो जगह एक बहुत बड़े बांध के निर्माण के कारण डूब क्षेत्र में परिणत होने वाली थी। तो इन लोगों को पहाड़ी के ऊपर जाकर बसा दिया गया। सख्त जमीन थी, बहुत कम चीजें उग पाती थी, लेकिन ठीक है, उन लोगों ने इसको नियति की तरह स्वीकार कर लिया। फिर दोबारा उजड़ने की नौबत आई, जब जहां वो बसे हुए थे वो भी एक नया डूब क्षेत्र बनने वाला है कई सालों के बाद। और उस समय उसके बाप ने उसका प्रतिरोध किया और जब बांध का पानी छोड़े जाने पर वो पानी आगे बढ़ा तो उसके आगे उसका बाप विचित्र किस्म की वेशभूषा में पैका नृत्य करने लगा। आदिवासियों का कोई नृत्य होगा जो एक झाड़ फूंक की या तंत्र मंत्र की तरह है, और उसने घोषणा की कि उसके इस पैका नृत्य से पानी रुक जाएगा। पानी को तो रुकना नहीं था, रिजर्वायर का पानी छोड़ा जा चुका था। अगले दिन सुबह उसी रिजर्वायर में उसकी लाश फूली हुई ऊपर आ गई थी। इस रूप में सोमरा का बाप मरा। सोमरा और उसकी पत्नी को पुलिस ने एक बार आदिवासियों, ये माओवादियों को शरण देने के नाम पर पकड़ा, झूठा आरोप लगाकर पकड़ा। पकड़े जाने के 15 दिन के बाद सोमरा तो छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं छोड़ी गई और उसके 2-3 दिनों के बाद उसकी लाश एक पेड़ से लटकती हुई मिली। उसका कई बार बलात्कार किया गया था, कोई आरोप नहीं था। सोमरा का ये बैकग्राउंड रहा है, वो सोमरा जो कि लीजेंडरी है, और इसके बाद वो माओवादी बन गया। अब जो सोमरा पकड़ा गया है, ये वो है या नहीं, कहानी ये कहीं नहीं स्पष्ट करती, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि ये वो नहीं है। पर इसको उस सोमरा के बारे में सब कुछ पता है। हमारी आपकी दुनिया में इंटरनेट और फोन और ईमेल से चीजें पता चलती हैं। जो आदिवासियों के दुनिया है जिसमें इंटरनेट, फोन और ईमेल नहीं है, वहां अपने किसी प्रिय नेता को जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसको जानने और उसके व्यक्तिगत जीवन को जानने के लिए इन माध्यमों की कोई जरूरत नहीं। उसका संचार माध्यम बिल्कुल अलग किस्म का है, और वो संचार माध्यम ऐसा है जिसके कारण इस जेल में बंद सोमरा को उस सोमरा के बारे में ये सारी बातें पता है। और जो अधिकारी इससे ये बातें निकलवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सोमरा मुंडा नहीं है तो इसको ये बातें कैसे पता है। यानी ये बातें बताना जो है वह सोमरा मुंडा होने का प्रमाण है। अब ये सारी बातें जो क्रम से सामने आती हैं, इसके अलावा और भी चीजें आती हैं। मिसाल के लिए उस इलाके में जो चुनाव होते हैं, जिस आईपीएस, नए युवा आईपीएस अधिकारी के वेंटेज पॉइंट से कहानी का ज्यादातर हिस्सा हमको देखने सुनने को मिलता है, उसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि इलाके में जब चुनाव हुए तो वो जो हथियारबंद गुरिल्ला हैं, जो चुनाव का बहिष्कार करते हैं, जो चुनाव का हिस्सा नहीं है, वो किसी को जितवाने और किसी को हरवाने के लिए पैसे भी लेते हैं।
यानी चुनाव में वो सारी भूमिकाएं निभाते हैं और इसके जरिए उपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसे का एक बहुत बड़ा खेल है। नैरेटर आपको बताता है कि ये पैसे का ऐसा खेल है जिसमें जिसकी आंख पर रंगीन चश्मा लगा हुआ है वो पैसे को इधर से उधर जाता हुआ देख सकता है इस सिस्टम में, और जिसकी आंख पर वो चश्मा नहीं है उसको दिखलाई नहीं पड़ेगा। पैसा रोज उछल रहा है, वो इधर से उधर जा और आ रहा है, लेकिन उसकी गति और उसकी चाल को सिर्फ वही देख सकते हैं जिनकी आंख पर रंगीन चश्मा लगा हुआ है, वो रंगीन चश्मा जिससे पैसा दिखलाई पड़ता है। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, इस पूरे परिदृश्य को कहानी के प्रक्रिया पक्ष में घेरा गया है, और असल में जो कहानी का मूल तथ्य है वो यहां है। मतलब ये एक, आप कह सकते हैं कि इसको सरल रूप में पुलिस अत्याचार की एक कहानी कह देना, इसको सरल रूप में एक लॉकअप डेथ कह देना, है ना, या कस्टोडियल डेथ कह देना, बहुत ही नाकाफी है। इतना नाकाफी है कि उससे इस कहानी का कुछ भी नहीं खुलता। अगर ये एक कस्टोडियल डेथ की कहानी है या पुलिस के हाथों यंत्रणा पाकर मार दिए जाने की कहानी है, जिसमें कि पुलिस ने एक स्टोरी बनाई है कि कोई और आकर मार गया, अगर इतना ही है तो ये कुछ खास नहीं है। यह कहानी खास इसलिए है कि ये जो कस्टोडियल डेथ है ये तो इस कहानी के परिणति पक्ष का हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय इस भारतीय राष्ट्र राज्य के हाथों जिस तरह उत्पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, जिस तरह शोषित और दमित हो रहा है, उसकी ओर कहानी हमारा ध्यान खींचती है। और वो ये बतलाती है कि वो क्यों हो रहा है। क्योंकि इस पूंजीवादी विकास में इन गरीब गुरबों की कीमत पर ही शहरों को और संपन्न लोगों को बिजली मिलनी है, शहरों को और संपन्न लोगों को वो खनिज मिलना है जो लगातार एक के बाद एक मुनाफाखोर पूंजी की सेवा में लगा रहे, और राष्ट्र राज्य उस मुनाफाखोर पूंजी का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा हितैषी बनकर कहानी में उभरता है। ये सेंद्रा कहानी की विशेषता है। तो इसका जो सेंद्रा शीर्षक है वो भी अपने अर्थ का विस्तार कर लेता है, और वह सेंद्रा पुलिस के द्वारा एक आम आदिवासी का सेंद्रा नहीं रह जाता, एक आम आदिवासी का शिकार नहीं रह जाता। वो भारतीय राष्ट्र राज्य के द्वारा पिछले 70-75 सालों में आदिवासी समुदाय का सेंद्रा बन जाता है। और यह आदिवासी समुदाय का सेंद्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे पूंजी है, वो पूंजी जो लगातार अपना प्रसार करना चाहती है, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के हिसाब से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो स्वप्रसार की एक भूख के तहत लगातार काम कर रही है। ये सेंद्रा कहानी में आपको दिखलाई पड़ता है। दो और कहानियां हैं पंकज मित्र की, मैं उनके बारे में कम कहूंगा क्योंकि मेरे पास इतना भी समय नहीं है, मुझे और कहानियों के बारे में भी बात करनी है। एक कहानी बोनसाई है जिसमें कि जो चिंटू उसका मुख्य नायक है बहुत ही सजग है, और उसको ये पता चलता है कि कुंवारी नदी पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी एक बांध बनाने जा रही है। तो वो एक अध्ययन करता है। ईमान साहब हैं जिनकी प्रेरणा से वो एक अध्ययन शुरू करता है कि इसके बनने से कितना बड़ा नुकसान होगा, और उसकी खोज रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि इस बांध के बनने से कंपनी को छोड़कर और किसी को फायदा नहीं होगा, जनता को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा वगैरह। वो रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाता भी है। दिल्ली में एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन भी वहां होता है। लौट कर आता है तो उसको उम्मीद है कि ये चीजें हल हो जाएंगी, और वो पाता है कि नहीं, इमाम साहब जो है वो ईमान साहब नाम है, इमाम साहब में बार बार कहते हैं। ईमान साहब जो है वो ईमानदार नहीं रह गए, और वो ये कहते हैं कि नहीं, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बैठ के इंतजार करें। पता चलता है कि इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद उस एमएनसी से ईमान साहब की सौदेबाजी हुई, और इनफैक्ट उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए चिंटू को इसीलिए उकसाया था
कि रिपोर्ट जितनी विध्वंसक तैयार होगी, बार्गेनिंग उतनी ही तगड़ी होगी। यानी उस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ सौदेबाजी उतने ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो वो सौदेबाजी कर लेते हैं और अंततः उस मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता और बांध बनने की शुरुआत हो जाती है। एक तो बोनसाई ये कहानी है। कहानी में और भी पहलू हैं जिनकी ओर मैं इशारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा विवेचन लंबा हो जाएगा। एक दूसरी कहानी है binpani.com, जिसमें पानी के सवाल को उठाया गया है और पानी के सवाल पर ही हम अपनी अगली कहानी की भी चर्चा करेंगे। binpani.com का टेक्स्ट अभी मेरे सामने नहीं है, मैं नहीं देख पाया हूं अभी। संभवतः मुझे कल तक का वक्त मिल जाता तो मैं ढूंढ के निकाल लेता। बहुत पहले की पढ़ी हुई मेरी कहानी है, जो किसी पुराने सुल्तान द्वारा नए सुल्तान की ताजपोशी करने के मौके की कहानी। पुराना सुल्तान वही पुराना शासक वर्ग है और नया सुल्तान जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आज के राजा हैं, उनकी ताजपोशी हो रही है। और इस मौके पर पानी सबसे महंगी चीज हो चुकी है। जो बोतल बंद पानी है उससे ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं। और कोल्ड ड्रिंक और तमाम दूसरी चीजें पीकर लोग प्यास नहीं बुझा पाते, तो लगातार एक प्यास से गुजर रहे हैं और बोतल बंद पानी इतना महंगा है कि उसको हासिल करने में हालत पस्त हो जाती है। पानी बहुत प्रभावशाली कहानी है। मेरे सामने अगर उसके उदाहरण होते, अगर मेरे सामने टेक्स्ट होता तो मैं पढ़कर आपको सुनाता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पंकज मित्र की इस कहानी को तलाश कीजिए। और ये उनके पहले कहानी संग्रह में है, क्विज मास्टर और अन्य कहानियां। ये उस संग्रह का शीर्षक है। उस संग्रह में आपको ये कहानी मिल जाएगी। जिस दूसरे कहानीकार की मैं बात करने जा रहा हूं वो है मनोज पांडे। उदय प्रकाश को मैं आखिर में लूंगा, जो कि इन सबसे वरिष्ठ कथाकार हैं और जिनकी कहानी भी अद्भुत है। लेकिन मैं उस पर थोड़े ऐसे कोण से बात करना चाहता हूं जिसमें दो पहलू बहुत साफ साफ हो। अभी मैं जिन कहानियों की बात कर रहा हूं उनमें सिर्फ पर्यावरण के सवाल उठा रहा हूं। तो जो पानी कहानी है मनोज पांडे की, वो अद्भुत है, लंबी कहानी है। और ये शुरू होती है इस चीज से, संभवतः आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आप सन 2000 के बाद की कहानियों में आपकी दिलचस्पी रही हो और आपने नया ज्ञानोदय का वो महाविशेषांक पढ़ा, जिसमें नया ज्ञानोदय ने रविंद्र कालिया के दौर में जो कहानियां छपी, उनमें से महत्वपूर्ण कहानियों को चुनकर एक साथ छपा था, तो उसमें पानी कहानी भी संकलित है। और ये उनके अपने मनोज कुमार पांडे के अपने संग्रह में तो है ही। ये कहानी शुरू होती है इस चीज से, एक नैरेटर, एक होमोडाइजिक नैरेटर है इसका। मतलब ऐसा नैरेटर है कहानी का जो खुद कहानी का पात्र भी है। मैं शैली में कहानी चलती है। वो नैरेटर ये बताता है कि पूरा गांव डूबा हुआ है और हम 70 लोग जो हैं वो एक ठाकुर के मकान की छत पर पिछले कई दिनों से अटके पड़े हैं। और ये जो कुछ मैं लिख रहा हूं, ये समझिए कि पीछे हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसका एक सिलसिलेवार बयान है। फिर वो बताता है कि हमारा गांव कैसा था। एक बहुत ही समरस संतुलित व्यवस्था वाला गांव। उसके उसके डिस्क्रिप्शन से, इसके वर्णनों से ये उभर कर आता है। गांव के किनारे पर एक तालाब था। तालाब का जो भीठा था, यानी तालाब, जब तालाब बनता है तो उसकी मिट्टी जो निकाली जाती है, उस मिट्टी से उसका एक बांध जैसा बन जाता है। वो उठी हुई किनारियां होती हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उसमें बहुत सारी खाली जगह थी जहां गांव के बच्चे खेलते थे। और शादियों में गांव के सारे रीत व्यवहार वहीं पे जाकर होते थे। तालाब का पानी सामने था और वहां स्पेस भी था। गांव में कोई मेहमान आता या कोई दामाद आता तो वो उसी भीठे पर, तालाब के भीठे पर ठहर जाता था। वहां से खबर भेजी जाती थी गांव में
लोग आके उसको ले जाते थे ससम्मान सादर। लोग, लड़कियां जब विदा होती गांव से तो आखिर में तालाब को देखकर वहां से विदाई होती थी। गांव से कोई जा रहा हो तो उसे उस भीटे तक लोग छोड़ने के लिए आते थे। तालाब का यह सुंदर सा वर्णन कहानी में उभर कर आता है। और इसके बाद नैरेटर बताता है कि इस तालाब के साथ एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने हमारे पूरे गांव की जिंदगी बदल कर रखी। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि गांव का जो ठाकुर मगन सिंह था, उसने एक दिन यह दावा किया कि यह तालाब असल में उसकी मां की जमीन है। उसने उस तालाब को पाट दिया। बकुलाही नाम की एक नदी है जो गांव से किनारे से बहती है। मोटर लाकर पंप से उसने पूरा का पूरा पानी खिंचवा कर बकुलाही नदी में उतार दिया और इसके बाद तालाब की उस जगह को पाट कर एक बहुत लंबा चौड़ा खेत निकाल लिया जो उसकी मां के नाम था। और उस खेत में अच्छी फसल होने लगी। लेकिन इसके बाद जब बारिश हुई तो उस बारिश को तालाब नहीं मिला। बारिश के पानी को जिन रास्तों से होकर तालाब तक जाने का अभ्यास था, वो रास्ते बंद हो चुके थे। तो जिस रास्ते से तालाब का पानी बकुलाही नदी में उतर गया था, उस रास्ते को पकड़कर बारिश का पानी भी नदी में चला गया। और इस तरह जैसे पानी कोई एक सजीव चीज हो, वो उस नैरेटर की खासियत यही है कि वो ऐसी चीजों का जब वर्णन करता है तो वो कुछ ऐसे वर्णन करता है जैसे गांव के मनुष्यों का ही वर्णन कर रहा। तो गांव के पशु पक्षियों का, जानवरों का, पानी का वर्णन वो ऐसे करता है जैसे वो अपने ग्रामीण समुदाय के ही किसी सदस्य का वर्णन कर रहा है। तो पानी के बारे में वो ये कहता है कि वो सदियों का जो सृजा हुआ अभ्यास था उसका, कि बारिश कहाँ होगी और कहाँ से वो तालाब में उसका पानी पहुंचेगा, वो रास्ता भटक गए। और रास्ता भटक कर पानी इधर उधर तितर बितर होता रहा और फिर उसने वो रास्ता पकड़ लिया जिस रास्ते से बकुलाही नदी में पानी छोड़ा गया। पानी, बारिश का पानी गांव में न रहे तो गांव की बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ने लगता है। तो जिसको सदियों का सृजा हुआ अभ्यास कहा है इसने, वो सब जानवरों का भी गड़बड़ाने लगे। जानवर भी अलग तरीके से व्यवहार करने लगे, लोग भी अलग तरीके से व्यवहार करने लगे। और अगले साल सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने पर ये जो तालाब का पानी था, ये जान बचाने के काम आता था, लोगों की मदद करता था। जब सूखा पड़ गया और तालाब का भी पानी नहीं था तो लोग क्या करते? तब मगन ठाकुर ने क्या किया, उसने एक धरती का सीना चीरने वाली मशीन मंगवाई और उससे धरती के अंदर छेद करके अंदर का पानी निकालना शुरू किया और वो पानी लोगों में बेचना शुरू किया। अब लोग मगन ठाकुर से पानी खरीदते। इसके बाद ये कहानी लंबी चलती है, मैं सारे विवरण नहीं दे सकता। और मैंने इस कहानी के बारे में लिखते हुए ये कहा भी था कि कहानी के ब्यौरे बहुत शानदार हैं और मुश्किल यह है कि ब्यौरों का कोई सार संक्षेप नहीं हो सकता क्योंकि ब्यौरे सार का विपरीतार्थक है। तो आप बस ये समझिए कि एक लंबी कहानी में चरणबद्ध तरीके से जैसे पूरे गांव पर आने वाले संकटों को बुना गया है। बुना गया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी वो जो है वो किसी किसी जगह की घटना तो है नहीं कि आप कह सकें कि किसी जगह के पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखकर लेखक ने उसको एक तरह से कहानी के रूप में पिरोने की कोशिश की है। इनफैक्ट वैसा नहीं है। वो पूरा पता चलता है कि कल्पना पर आधारित है, लेकिन कल्पना पर आधारित होते हुए वो बहुत ही सजीव है, जिसमें एक के बाद एक आते हुए संकट, कैसे उस गांव में सूखा पड़ा, फिर कैसे वो सूखा कई सालों तक के लिए एक्सटेंड कर गया, बारिश की एक बूंद नहीं आती गांव में और इस सूखे का क्षेत्र काफी बड़ा था। फिर उस गांव के अंदर
एक हथियारबंद गिरोह खड़ा हो गया, जिसने ये संकल्प लिया कि ये पूरा बदलना पड़ेगा। मगन ठाकुर ने जिस दिन गांव के तालाब पर कब्जा किया था, उस दिन से ये पूरी दुर्दशा शुरू हुई है, इसलिए मगन ठाकुर को मार देना होगा। तो हथियारबंद विद्रोह भी गांव में शुरू होता है। गांव में एक माई का प्रकोप भी शुरू होता है। मतलब जिन हालात में लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर होते हैं, ये वही हालात होते हैं जिनमें कुछ और लोग अंधविश्वासी होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अंधश्रद्धा रखने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को अजीब तरीके से प्रकृति के कोप के रूप में देखने लगते हैं। तो वो अंधविश्वास भी पैदा होता है। और यह होते होते गांव की एक लंबी यात्रा उस नैरेटर के माध्यम से आप सुनते हैं। और वो यात्रा यहां जाकर खत्म होती है कि फिर कुआं खोदने की शुरुआत हुई, और कुआं खोदते खोदते दो लोग उसी में गिला गए, उसी में खो गए। और शायद ये उनके बलिदान का असर था कि उसके बाद बारिश होनी शुरू हुई। बारिश होनी शुरू हुई तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर होते 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 इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव डूब गया, लोग मरने लगे। और अब 70 लोग बचे हुए हैं उस भरे पूरे हुए गांव के, जो मगन ठाकुर के छत पर बैठकर अपनी जान बचाए हुए और किसी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ये जो कहानी है, यह मैंने इसके बारे में लिखते हुए ये कहा है कि अगर आप इस कहानी में कोई खास देशकाल ढूंढने चलेंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई किस दौर की ये बात है जिसमें कि गांव में पंपिंग सेट भी नहीं पहुंचा था, पंपिंग सेट भी पहला लाने वाला आदमी वो मगन ठाकुर ही है, तो ये किस दौर की बात है। मेरा कहना यह है कि इस कहानी को आप इस तरह पढ़िए ही मत। ये कहानी आपको इतिहास के किसी खास दौर के बहुत विश्वसनीय और सत्यापनीय विवरणों के लिए नहीं लिखी गई है। यह कहानी बहुत अद्भुत तरीके से आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी देने के लिए लिखी गई। यह एक तरह से अपने पाठक को चेतावनी देती है कि जिस तरह के पूंजीवादी भुक्खड़पन में आज हम मुब्तला हैं और हम किसी भी चीज को कुछ नहीं समझते, वो बेहद खतरनाक है और वह अंततः अपने ही सिर पर लौट कर आने वाला है। तो मुनाफाखोरी की जो हवस आपको इस कहानी में दिखलाई पड़ती है, वो वैसे ही पूंजीवादी हवस है। आप कह सकते हैं कि मगन ठाकुर कोई पूंजीपति तो है नहीं। मगन ठाकुर तो एक गांव का ठाकुर है। अधिक से अधिक आप उसमें एक सामंती जमींदार देख सकते हैं। ठाकुर है इसलिए भी, और वो पैसे वाला है, धनी है, ताकतवर है, इसलिए भी आप उसमें एक गांव का सामंती जमींदार अधिक से अधिक देख सकते हैं। लेकिन ये सामंती जमींदार गांव की मुश्किलों का फायदा किस रूप में उठाता है? वो गांव की मुश्किलों का फायदा एक पूंजीपति के रूप में उठाता है। तो मगन ठाकुर एक मुनाफाखोर पूंजीपति के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ता है आपको कहानी के भीतर। और प्रकृति को उसने जिस तरह नाधने की कोशिश की थी, वो भी उसी मुनाफाखोरी का नतीजा है। तो इसीलिए इस कहानी को पढ़ते हुए आपके सामने जैसे प्रकृति के साथ पूंजीवाद का पूरा खेल प्रकट होने लगता है, और वो बेहद सांकेतिक तरीके से प्रकट होता है। उसको प्रकट करने में लेखक ने किसी ठोस समाचार वैल्यू रखने वाली चीज को इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक काल्पनिक तरीके की चीज को, जो आपको सजग बना सकती है कुछ
आने वाले संकटों, संभावित संकटों के प्रति उसकी ओर ले जाने का प्रयास किया है। और कहानियों की यही भूमिका रही है। मैंने जब इसके बारे में लिखा तो मैंने कहा था कि आप दीवार फिल्म का एक दृश्य याद कीजिए। दीवार, पता नहीं आप में से कुछ दोस्तों ने देखी है या नहीं देखी है। ये अमिताभ बच्चन की 1975 की फिल्म है और अपने तरीके की एक क्लासिक पटकथा है उसकी। तो उस फिल्म में होता यह है कि मैंने फिल्म में जो भी होता है उसको तो छोड़िए, उसमें एक दृश्य है जिसमें अमिताभ बच्चन, जिसका नाम विजय है, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको पैसा देने की बजाय जो सावंत है या डाबर जो भी है, वो पिस्तौल पर हाथ रखता है। वो जैसे ही पिस्तौल पर हाथ रखता है, विजय उसको एक किस्सा सुनाता है और वो किस्सा सुनने के बाद जो विलन है उसे बात समझ में आ जाती है। वो किस्सा ये है कि एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लिए जाएं, और उसने मुर्गी का पेट काट दिया। तो आप भी सोच लीजिए, एक ही दिन में सारे अंडे चाहिए बस। और बात उस विलन को समझ में आ जाती है। मैं इसके माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि किस्सों की अपनी एक दुनिया होती है। हम जानते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कोई यथार्थ तो है नहीं, लेकिन इस किस्से के माध्यम से विजय जो कहना चाहता था वो सावंत को समझ में आ गया। तो किस्सों की ये दृष्टिदायिनी भूमिका होती है। वो आपको निगाह देती हैं, जिन चीजों को आप नहीं देख पा रहे थे उन्हें देखने के लिए मजबूर करती हैं। जो अनुभव आप तक नहीं आया वो अनुभव वो आप तक ले आती है। आपके आसपास कोई चीज है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। आप उसकी एक तरह से उसके प्रति आपने एक तरह की अंधता अपना ली है। किस्से कहानियों की भूमिका यह है कि वो आपकी अंधता को दूर करती है। किस्से कहानियां अपने तरह की अंधताएं पैदा भी करती हैं, इससे कोई इनकार नहीं। वो आप में अपनी तरह की ब्लाइंडनेस ला भी सकते हैं। आप सोचिए कि जिन कहानियों में लंबे समय तक हिंदी कहानी की जिस दुनिया में दलित नहीं आता था प्रेमचंद के बाद से, वो एक अंधता ही तो पैदा कर रहे थे दलित के प्रति। वो समाज में है, उसका जीवन जितना नारकीय हो सकता है उतना नारकीय है, लेकिन कहानी कभी उसकी ओर जाती ही नहीं थी। तो आप में एक अंधता पैदा करने का काम कर रही थी। तो कहानियां दृष्टि देने का काम भी करती हैं, अंधता पैदा करने का काम भी करती हैं। लेकिन इसके लिए कहानी को यथार्थ होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हकीकत में हो, यह जरूरी नहीं है। उसके बगैर भी वो कहानी दृष्टि देने का काम कर रही है। पानी कहानी को इसी तरह पढ़ने की जरूरत है। पानी को पढ़ते हुए आप जबरदस्त तरीके से सेंसिटाइज होते हैं। हमारे समय में पूंजी का खेल, मुनाफाखोरी की बढ़ती हुई हवस प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं और यह अंततः मनुष्य को कहां ले जा सकता है, इसके बारे में वो कहानी हमको सजग करती है, संवेदनशील बनाती है। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं इसके बारे में, पानी कहानी के बारे में थोड़ी और लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगभग 4:15 बज रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस कहानी की भी अपनी अंधता है और मैंने उसके बारे में विस्तार से लिखा है। पर मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करने जा रहा। मैं जो तीसरी कहानी या तीसरे कहानीकार की बात कर रहा हूं वो है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के यहाँ इस पूंजीवादी विकास का प्रतिरोध बहुत मुखर रूप में मिलता है। मुखर कहने से मेरा आशय यह है कि उदय प्रकाश ने अपनी एक खास कहानी शैली विकसित की, जिसमें कि नैरेटर बहुत ही बोलने वाला होता है। वो लगभग आपके सामने उपस्थित रहता है। आप जानते हैं कि कहानियां दो तरह की हो सकती हैं। एक वो जिनमें नैरेटर का वजूद पता भी नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि जो नरेट करने वाला है
वो कहीं बीच में खड़ा नहीं है। वो घटनाएं नरेट करता है तो घटना आपके सामने है, उसको बताने वाला कोई बीच में नहीं है। जैसे आप एक पारदर्शी कांच के सामने हो और बिल्कुल साफ पारदर्शी बिना रंग का वो कांच आपको उस पार की चीज दिखला दे रहा हो। एक दूसरे तरह का नैरेटर होता है जो काफी बोलता है, और वो सिर्फ घटना बयान नहीं कर देता बल्कि उस पर टिप्पणी भी करता है, उसके बारे में कमेंट्स करता चलता है। उदय प्रकाश के यहां इस तरह का एक नैरेटर है, और वो उनकी कहानियों में, संभवतः हिंदी कहानी में सबसे अधिक मुखर नैरेटर के रूप में लेट 80s में उभर कर आया था। उदय प्रकाश चूंकि इस तरह का एक नैरेटर रखते हैं जो मुखर है, बहुत बोलता है, और जो टिप्पणीकार भाष्यकार है स्वयं अपनी ही कहानियों, अपनी कहानी की घटनाओं का, इसलिए उनके यहाँ इस चीज की गुंजाइश भी बहुत थी कि जो चीजें पहले का लेखक सिर्फ व्यंजना के भरोसे छोड़ देता, उसको वो साफ साफ अभिधा में कह सकते थे। तो इसीलिए पूंजी के खेलों को उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत साफ तौर पर कहा, बताया। जो मैंगो सिल है, मैंगो सिल इनकी इस सदी की कहानी है, और आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो। यह भी लंबी कहानी है। याद रखिए, मैं जितनी कहानियों की बात कर रहा हूं ये आमतौर पर लंबी कहानी है, और इसीलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि मैं कहानी के ढांचे में आई हुई एक तब्दीली के साथ ही इसको जोड़कर देख पा रहा हूं। आखिर हम सिर्फ पर्यावरण की बात तो कर नहीं रहे, हम तो साहित्य के हवाले से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपना साहित्य वाला पक्ष तो छोड़ना नहीं है। यह जो संरचना है, इस संरचना के कारण कहानियों का औसत आकार लंबा हुआ है, और मैं जो उदाहरण दे पा रहा हूं उस उदाहरण में लगातार ऐसे ही कहानियां आ रही हैं जो अपेक्षाकृत लंबी कहानियां हैं, जिनको हम सामान्यतः लंबी कहानी के दायरे में ही रखते हैं। मैंगो सिल तो बहुत ही लंबी कहानी है, आप उसको लगभग उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि वो 100 पृष्ठों की कहानी है। और इस कहानी में, मतलब अगर मैं आपको बहुत संक्षेप में सुनाने की कोशिश करूं तो ये कहानी के साथ तो एक ज्यादती होगी, पर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर वो किए हुए हमारी बात आगे चल नहीं पाएगी। कहानी चंद्रकांत थोराट, उसकी पत्नी शोभा और उसके 2 बच्चे सूर्यकांत और अमरकांत के बारे में है। नरेटर भी कहानी में एक कैरेक्टर की तरह शामिल है, और वह नरेटर बहुत साफ साफ कहानी का कोई पात्र होने के बजाय खुद उदय प्रकाश है। मतलब वो अपना नाम इसमें भले ही ना कहीं कहें, लेकिन ये बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि वो स्वयं है एक लेखक, हिंदी का एक लेखक जो हिंदी की दुनिया से बहुत अपने को त्रस्त पाता है। वो उस कहानी का नैरेटर है और वो उस कहानी का पात्र भी है, लेकिन एक पात्र के रूप में उसको कहानी की जो सीमाएं माननी चाहिए थी, यानी जब 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 एक कैरेक्टर नैरेटर बन जाता है तो उसकी एक सीमा भी होती है ना। वो अपनी बात कह सकता है, अपने सामने हुई बातें कह सकता है, लेकिन अपने पीठ पीछे जो बातें हुई हैं उनको वो उनकी वो उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, या उनके बारे में अगर वो रिपोर्टिंग करेगा भी तो किसी के हवाले से करेगा, किसी के रेफरेंस से करेगा कि फला ने ये कहा कि ऐसा हुआ था। और अगर मान लीजिए कि वो किसी के हवाले से न भी कहे, आपको कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगे कि ठीक है किसी सोर्स से इसको पता चला हो, तब भी वो कम से कम अपने जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके मन की बात तो नहीं बता सकता है, क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। जैसे ही एक नैरेटर कैरेक्टर बन जाता है, या एक कैरेक्टर को नैरेटर बनाया जाता है, उस नैरेटर के साथ ये जो हमारी मनुष्योचित सीमाएं हैं, मानवीय सीमाएं हैं, ये सीमाएं बहुत सख्ती से लागू हो जाती हैं। हम ईश्वर की तरह अंतर्यामी नहीं हो सकते, जो कि omnipresent omniscient नैरेटर हो सकता है।
लेकिन उदय प्रकाश ने इस तरह की किसी सीमा को नहीं माना है और एक तरह का तकनीकी खेल कहानी में खेला है। बहरहाल तो कहानी यह है कि बहुत ही गरीबी में चंद्रकांत थोराट और शोभा रहते हैं। उनका एक बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें शोभा बहुत ही यौन दमन का शिकार हुई थी, किसी की चाहता थी वो। वहां से वो चंद्रकांत के साथ भागी जब वो 20 साल की थी और चंद्रकांत 19 साल का था। और भागकर वो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचे। यहाँ उन्होंने नया जीवन शुरू किया और बहुत गरीबी में बहुत लंबे समय तक जीते हुए, लेकिन सुख से जीते हुए, क्योंकि प्रेम है। और वो प्रेम है जो इस जीवन को ऊष्म बनाए हुए है। उनको बच्चा नहीं हो रहा है। शोभा सोचती भी है कि संभवतः जो यौन उत्पीड़न उसका होता रहा है उसके कारण उसके अंदर कुछ बच्चेदानी में हो गया है, जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा। पर खैर लंबे समय से ऐसा होता रहता है और उसके बाद जैसा चंद्रकांत थोराट मानता है कि बाबा विठल के आशीर्वाद से वो गर्भवती होती है और फिर उसको एक बच्चा पैदा होता है। बहुत खुशी है, लेकिन धीरे धीरे ये दिखलाई पड़ता है कि वो बच्चा रात को एक भयानक पीड़ा में उसका चेहरा तन जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई दर्द है जिसको वो रो के नहीं निकाल रहा, बस चेहरे की खिंची हुई मांसपेशियों से सह रहा है। और वो अपना हाथ उठाकर अपने सिर को छूने की कोशिश करता है क्योंकि उसके सिर में दर्द है। धीरे धीरे उसके सिर का आकार बड़ा होता जाता है। शरीर के अनुपात में सिर का आकार बड़ा होता जाता है। डॉक्टर्स को दिखलाया जाता है, कहीं कुछ निकल के नहीं आता, एमआरआई वगैरह वगैरह। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ असाध्य किस्म का रोग है, इसका सिर लगातार बड़ा हो रहा है और भारी है। और उस भारी सिर को अपने शरीर पर टिकाए हुए वो डगमगाता रहता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मुश्किल से खड़ा होता है और डगमगाता हुआ चलता है। वो जब बैठता भी है तो अपने सिर को टिकाकर किसी तरह संभाले रखता है अपने आप। उम्र उसकी बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने उसके जितने जल्दी मरने की घोषणा की थी कि इसकी उम्र 2 महीने 4 महीने होगी अधिक से अधिक। वो उन सारे अनुमानों को पार करता हुआ 9 साल तक जी जाता है। छोटा भाई भी उसके आने के 4 साल बाद आ गया था, तो वो भी 5 वर्ष का है। वो जो बालक है वह बहुत ही तीव्र बुद्धि का है। मतलब वो उसकी जो मानसिक उम्र है वो उसकी शारीरिक उम्र के मुकाबले बहुत अधिक है। वो इतना मेच्योर है, चीजों को इतनी जल्दी सीखता है। बगल के साइबर कैफे में जाकर आ, वो सारी चीजें जो लोग कई कई दिनों के अभ्यास के बाद कर पाते होंगे, उनको बड़े आराम से कर लेता है। और साइबर कैफे का आदमी जो उसको चलाने वाला है, प्रबंधक, वो इसके सारे कामकाज को बड़ी हैरत से देखता है। लेकिन उसके बाद उसके जीवन के अपने फ्रस्ट्रेशन है। 9 साल की उम्र में वो किसी एक चीज पर नाराज होता है और इतने लंबे समय का जो उसके अंदर जमा हुआ फ्रस्ट्रेशन था, वो उसकी खुदकुशी के रूप में सामने आता है। वो छत की मुडेर पर जाता है और नीचे झांक कर गिर जाता है, कूद जाता है। देखने वाले साफ कहते हैं कि वो कूद गया और नीचे गिरकर मर गया। नरेटर बताता है कि ये जो रोग था, इसको मैंगोसिल कहते थे ये दोनों पति पत्नी। और उसने उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट और पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले दिए और ये कहा है कि हिंदुस्तान में भी और तीसरी दुनिया के देशों में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ रही है जिनके सिर बड़े हो रहे हैं। अब ये पूरा फैंटेसी है। आप ये मत समझिए कि सचमुच पेंटागन की कोई रिपोर्ट है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट है। नहीं, ये फैंटेसी है। उदय प्रकाश ऐसी चीजों को जब कहते हैं तो उसको खबर की तरह पेश करते हैं। लेकिन कभी इस मुगालते में नहीं आना चाहिए कि वो सचमुच में खबर है। वो खबर की तरह बनाना चाहते हैं। तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे बच्चे हो रहे हैं बड़ी तादाद में, बहुत ही गरीब मुल्कों में हो रहे हैं। और इनका मस्तिष्क जो है समय से पहले बहुत मैच्योर होता है और शताब्दियों की उसमें जैविक स्मृतियां होती हैं। और
मैं वो हिस्सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ, बहुत गजब का हिस्सा है। और इसके बाद ये कहानी के बिल्कुल आखिर में आ रहा है, और इसके बाद मैं आपको कहानी की शुरुआत के हिस्से पढ़ के सुनाऊंगा। आप देखिए कि पर्यावरण और प्रकृति के साथ यह कहानी कैसे एक अद्भुत रिश्ता बनाती है। खैर, कहानी के आखिरी हिस्से में वो कहते हैं कि अम, मेरे सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस साल के सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है, जिसमें आंकड़े, डरावने आंकड़े हैं कि तीसरी दुनिया के गरीब देशों के कितने करोड़ बच्चे हर रोज कुपोषण, गरीबी और गंदगी के कारण असंख्य जानलेवा बीमारियों के शिकार होते हैं और मर जाते हैं। अब आप देखिए कि जिसको मैं एक बिंदु के रूप में कह रहा था ना, कि अमीरी और गरीबी की फांक का बढ़ते जाना पूंजीवादी विकास की एक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। और जिस संकट का पूंजीवाद के पास कोई निराकरण नहीं है, कोई निदान नहीं है, ये कहानी मुख्य रूप से उस पर केंद्रित है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली सूचना भी दर्ज है कि पिछले कुछ सालों से इन बच्चों को एक ऐसी बीमारी अपनी चपेट में ले रही है, जिसमें बच्चे का सिर उसके बाकी शरीर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है और उसके मस्तिष्क का व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस रोग के कारणों और वायरस आदि का पता अभी नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ऐसे बच्चों की उम्र अमूमन 2 से 2.5 साल तक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी एड्स की तरह बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाला दस्तावेज पेंटागन का है। इथोपिया, घाना, भारत, बांग्लादेश, इराक, अफगानिस्तान, बोस्निया, फिलिस्तीन, कोसावो, श्रीलंका, नामीबिया, निकारागुआ, ब्राजील समेत 67 देशों में ऐसे बच्चे लगातार जन्म ले रहे हैं जिनका सिर तेजी से बड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऐसे ही विकसित और अमीर कहे जाने वाले देशों में भी ऐसे बच्चे जिनका दिमाग सब कुछ जानता है, वो बच्चों की तरह अबोध और मासूम नहीं है। इन बच्चों के सिर के भीतर स्थित मस्तिष्क की उम्र उनकी स्वाभाविक उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ी है। उस मस्तिष्क में कई शताब्दियों की जैविक स्मृतियां मौजूद हैं। एक तरह से अब तक के इतिहास का एक माइक्रो प्रिंट। उनका डीएनए अजीब तरीके से एक जैसा है। पेंटागन के मुताबिक इस समय के सभी देशों की सभी सरकारों को इन बड़े सिर वाले बच्चों पर निगाह रखनी होगी। उनकी आइडेंटिटी यह है, वे गरीब घरों में गंदगी और कुपोषण के बीच पैदा हुए हैं। उनकी आंखें चींटियों की तरह लाल हैं और उन्हें नींद लगभग नहीं आती, और शायद वे सब कुछ जानते हैं। आपने देखा है ना कि सड़क के किनारे कूड़ा बीनने वाले बच्चे कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। वो जो आपको रेड लाइट पर आपकी गाड़ी के सामने भीख मांगने आ जाते हैं, कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। एक सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति के घरों में 4 साल के बच्चे से जिस तरह की हरकत की उम्मीद की जाती है, आ, उसके मुकाबले आप सड़क पर भीख मांगने वाले या कूड़ा बीनने वाले एक 4 साल के बच्चे को देखिए, और आप देखिए कि परिपक्वता का कितना फर्क होता है। तो जैसे परिपक्वता के इस अंतर को ही चिन्हित करते हुए उदय प्रकाश एक फैंटास्टिक तरीके से कुछ नया रचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मैंगोसिल नाम की बीमारी तक पहुंच, और उसके साथ इस चीज को जोड़ देते हैं कि गरीबी और कुपोषण में जो लोग हैं, इतना बड़ा पूंजीवादी विकास। गरीबी और कुपोषण क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस पूंजीवादी विकास के पास उस गरीबी और कुपोषण का निदान नहीं है। उनको बेरोजगारों और अर्ध बेरोजगारों की फौज को बनाए रखना है। यह पूंजीवाद की चालक शक्तियों में से एक है। जब तक श्रमिक वर्ग के पास बार्गेनिंग की कैपेसिटी रहेगी, पूंजीवाद मुनाफा कमाने की अपनी अनंत अगाध भूख को शांत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, बार्गेनिंग कैपेसिटी पूंजी के पास होनी चाहिए। तो इसलिए बेरोजगारों की फौज खड़ी रखी जाती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में भी इस कोरोना से पहले ही पिछले 40 सालों 45 सालों में अधिकतम के स्तर पर बेरोजगारी दर थी। अधिकतम के स्तर पर लोग कहते हैं कि इतने के बावजूद सब कुछ हो रहा है, पर इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, समस्या है ही नहीं, ये तो निदान है। बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी इस पूंजी केंद्रित विकास के लिए निदान है, वो समस्या नहीं। तो खैर,
इससे जो असमानताएं बढ़ती हैं, उन असमानताओं की ओर उदय प्रकाश का रचनाकार दौड़ रहा है, और वो उसके लिए रूपक और फैंटेसी खड़ी करता है। और इससे पहले कहानी की शुरुआत में प्रलय का प्राकथन शीर्षक से एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, वक्त तो मेरा हो गया है, लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा कि आ, मैंने इसके बाद जितनी कहानियां सोच रखी थी मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन प्रलय का प्राकथन में से मैं कुछ हिस्से आपको पढ़कर सुनाना शुरू करता हूँ। ये मैंगो सिल्क कहानी की शुरुआत में है, और इसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाना इसलिए जरूरी है कि एक तो उस अद्भुत शैली को मैं इसका सार संक्षेप पेश करने में अम, खुद ला नहीं सकता, वो उदय प्रकाश की शैली है। और दूसरा ये कि उस शैली के लाने के साथ साथ, यानी शैली को न लाने की क्षमता या शैली को लाने की जो मेरी अक्षमता है, उसके साथ साथ उसमें से तथ्य छूटने का भी डर है, इसलिए कुछ हिस्सा पढ़ के सुनना जरूरी है। यह किस्सा अभी का, इसी समय का है, अभी हाल फिलहाल की तारीखों का है। इसमें कुछ ऐसे पात्र हैं जो अपने दिक और काल के बाहर फेंक दिए गए हैं, और अब वे किसी प्रलय की प्रतीक्षा में है। मैं भी उन्हीं कुछ ऐसे पात्रों में से हूं जो अपने दिक और काल के बाहर किसी मलिन बस्ती में नगर सभ्यता से दूर रहते हैं। अलग अलग सत्ताओं द्वारा अधिग्रहित कर ली गई धरती पर किसी उपनगर में जीवन बिताने की चेष्टाएं भी किसी एक अभागे दिन किसी टाउन प्लानर, दलाल या किसी कॉलोनाइजर के नक्शे पर दिखाई दे जाती है। पूंजी और सत्ता के हर रोज फैलते साम्राज्य की अभियांत्रिकी के बुलडोजर्स एक दिन किसी मेट्रो रेल, फ्लाईओवर, किसी शॉपिंग मॉल, बांध, खदान, उद्योग या किसी 5 सितारा होटल के रूप में उस मलिन बस्ती में भी पहुंच जाते हैं, और वहां चंद्रकांत थोराट जैसा जीवन समाप्त हो जाता है। चंद्रकांत थोराट मेरा दोस्त है, वो इस किस्से का एक पात्र है। मेरा जीवन उसके जीवन के साथ उस किसी नियति की तरह जुड़ा हुआ है। और इसके बाद फिर लंबे विस्तार के साथ ये प्रलय का प्राकथन चलता है, जिसमें यह बताया गया है कि हम जहां भी जाते हैं, हम जैसे लोग जब शहर महंगे हो जाते हैं तो हम शहर की पेरिफेरी पर जाते हैं, फिर वहां भी वो कॉलोनाइजर्स, वो टाउन प्लानर्स, वो ग्लोबलाइजर्स पहुंच जाते हैं, फिर हमको वहां से भी उखड़ना होता है। हम और दूर जाते हैं, फिर वहां से भी हमें उखड़ना होता है, हम कहीं जम नहीं पाते। हर बार हम जहां जम रहे होते हैं वहां कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि ये पूंजी का खेल वहां तक पहुंच जाता है, वो उनकी निगाह में महंगी जगह हो जाती है, और हम जैसे लोगों को वहां से उजड़ना पड़ता है। फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी के बहुत अद्भुत ब्यौरे आते हैं कि आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखलाई पड़ेगा, इसकी गंदगी कैसी है, ये मलिन बस्ती कैसी दिखलाई पड़ती है, और इसी शहर में दूसरी बस्तियां कैसी दिखलाई पड़ती हैं। ये सारे विवरण अद्भुत हैं, और ये उस पूंजी केंद्रित विकास की जो विडंबना है उसे हमारे सामने, फिर मैं कहूंगा कि उस यथार्थवादी पद्धति से नहीं जिसमें कि आप हर ब्यौरे को विश्वसनीय और सत्यापनीय मानना चाहते हैं, या ब्यौरे से विश्वसनीयता और सत्यापनीयता की मांग करते हैं, उस रूप में नहीं, बल्कि उससे अलग कहानी की एक ऐसी अपनी दुनिया जिसमें उतार कर आपको कुछ चीजों के प्रति सेंसिटाइज किया जा सके, और कुछ चीजों को देखने के लिए आपको निगाह सौंपी जा सके, ऐसी दुनिया बनाने की वो कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से मैंगो सिल्क कहानी तो पर्यावरण के एंगल से पूंजीवादी विकास के संकट को एड्रेस नहीं कर रही, लेकिन अगर मनुष्य पर्यावरण का एक हिस्सा है और इस गैर बराबरी में असाध्य रोगों का शिकार होता हुआ एक पूरा तबका है, तो हमें यह कहना चाहिए कि यह पर्यावरण के एंगल से भी एड्रेस कर रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह टाउन प्लानर्स, कॉलोनाइजर्स के द्वारा किए जाने वाले विकास में शहर दर शहर उजड़ रहे हैं और लोगों को एक से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, उसके जो विवरण कहानी में आते हैं, वो विवरण भी ये बताते हैं कि कहीं पर्यावरण इस कहानी के एंगल में शामिल, नहीं तो यहां से हम छलांग ले सकते थे हम ऐसी कहानियों की ओर जिन कहानियों में पर्यावरण का एंगल नहीं है, लेकिन पूंजीवादी विकास के संकट को चिन्हित किया गया है और उसका प्रतिरोध किया गया है। पर मैं ये देख रहा हूं कि वक्त बहुत हो गया है, और मुझे ये एकदम अंदाजा नहीं था कि मेरे पास
7-8 कहानियाँ हैं, उनमें से 3 कहानियों में ही मैं पूरा का पूरा खर्च हो जाऊँगा या मेरा वक़्त पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। लेकिन अब हो गया है तो हो गया है, ये फिर किसी और मौके के लिए। और मेरा ख़्याल है कि मैंने जो बातें कही उससे कुछ न कुछ सार्थक तो निकल कर आया होगा आपके काम का। और जिन कहानियों के नाम लिए हैं मैंने, अगर उनको आप ढूँढ कर पढ़ पाएँ, तो शायद आपके काम की और चीज़ें निकल पाएँगी। इसके अलावा भी ढूँढिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप अधिक से अधिक कहानियाँ ढूँढिए। लेकिन कम से कम ये कहानियाँ ऐसी हैं, जिनको ढूँढ कर उनके ज़रिए एक हिंदी कहानी के प्रतिरोध का आख्यान निर्मित करना संभव है। और उसमें पानी, बोनसाई, सेंद्रा, मैंगो सिल और वो कहानी जिसकी मैं चर्चा नहीं कर पाया, कोकिला शास्त्र, इनकी ज़रूर भूमिका रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।